वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यारिच। आज हम लोग इस वीडियो में वैद्युत आवेश की कुछ प्रॉपर्टी करते हैं। जिस तरीके से पिछले वीडियो में हमने देखा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अच्छी स्थिति और अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, उसी तरीके से आज हम लोग आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, एक समान वैद्युत द्विध्रुव को, जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र में जो किया गया कार्य है वो कितना होता है, तथा जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसको अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए उसमें कितना आवेश, कितने बल की आवश्यकता होती है, सारी चीजों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करते हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा देखेंगे। आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा कहेंगे, आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा कहेंगे। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इंग्लिश लिखना कर लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम दिखाई दे रहा है पूरा। चार्ज सिस्टम दिखाई दे रहा है, ठीक, चार्ज सिस्टम, ये हमारा ज्ञान है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये हमें क्या करेंगे, स्थिति ऊर्जा के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्थिति ये रहने वाला है। स्थिति ऊर्जा हम लोग जानते हैं कि जब किसी एक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, जब किसी एक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उसको लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। और यदि जिस वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, यदि वह वैद्युत क्षेत्र उस आवेश की विपरीत प्रवृत्ति का है तो वो दोनों आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। और वो आवेश, जिस आवेश को हम अनंत से लेके आ रहे हैं, अगर जिस वैद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं वह वैद्युत क्षेत्र उसी प्रवृत्ति का है, वो दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिघटित करेंगे। हम लोगों ने कूलाम के नियम में हमने पढ़ा है कि दो या दो से अधिक जो आवेश होते हैं, अगर समान आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और विपरीत प्रवृत्ति के आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिघटित करेंगे। तो जब दो आवेश एक दूसरे के पास होंगे और वो या तो आकर्षित करें या तो प्रतिकर्षित करें, तो जब आकर्षण होगा तो उनके बीच बल कार्यरत होगा और उस बल के कारण उन आवेशों में विस्थापन होगा। और जब विस्थापन होगा तो आवेशों द्वारा किया गया कुछ न कुछ कार्य, और आवेशों के द्वारा किया गया कार्य उन आवेशों में स्थित, जो कार्य जितना किया जाएगा कार्य, वही कार्य उन आवेशों में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बस में मतलब कि अगर हम कोई आवेश ले, जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, और किसी धन परीक्षण आवेश Q नॉट को यहां से लेके आए, इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? W। यहां से यहां तक इसको लाने में किया गया कार्य W होगा। हमने यहां पे लेके आए, यहां पे कार्य W, तो यहां से यहां तक लाने में जितना कार्य किया गया, यह कार्य इन दोनों आवेशों, अब ये दोनों आवेश मिल करके एक निकाय का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो अब इस सिस्टम का जो ऊर्जा होगी वो इस कार्य के बराबर हो जाएगी, स्थिति ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं
कि दोनों आवेशों द्वारा किया गया कार्य जो होगा वही कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होगा। समझ आ रही है? तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, थ्योरी लिख सकते हैं इसकी, कहेंगे थ्योरी लिखेंगे, फिर उसके बाद परिभाषित करते हैं। कहेंगे आवेशों के निकाय की रचना के लिए, आवेशों के निकाय की रचना के लिए क्या होगा, जब एक आवेश होगा तो दूसरे आवेश को उसमें लेके आएंगे, तो अनंत से दूसरे आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य किया जाएगा उन आवेशों की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। वही आवेश, वही ऊर्जा, जो कार्य होगा वही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, उसे हम लोग स्थिति ऊर्जा कह लेंगे, निकाय। समझ आ रही है? तो कहेंगे के लिए अनंत से आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में किया गया कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? देखिए, फिगर बनाते हैं, फिगर बना करके समझेंगे इसको। मान लेते हैं ये कोई आवेश है, ए बिंदु पर Q1 आवेश रखा गया है। कौन सा आवेश रखा गया है? Q1 आवेश रखा गया है। ठीक है, इस स्थान पर Q1 आवेश रखा है और यहां से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु भी है जिस पर Q2 आवेश अनंत से B बिंदु पर लाकर रखा जाता है। Q2 आवेश को Q1 के वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल r दूरी पर बिंदु B पर अनंत से लाकर रखा जाता है। ठीक है, तो अनंत से जब लेके आया जाएगा तो अनंत से लाने में बिंदु B तक कुछ न कुछ कार्य किया जाएगा। वो कार्य कितना होगा? W हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे माना Q1 आवेश A बिंदु पर स्थित है जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु B स्थित है जिस पर Q2 आवेश को अनंत से लाकर रखा जाता है। तथा Q2 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य W है। कितना कार्य है? W। कहेंगे
तब बिंदु बी पर, बिंदु बी पर अब देखिए दो चीजें बनेंगी। हम लोग वैद्युत विभव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव में हम लोग जानते हैं क्या, वैद्युत विभव क्या जानते हैं? जब किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु, किसी वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, जब किसी आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उस बिंदु तक लाने में किया गया क्या है, तथा उस धन परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है। तब बिंदु बी पर Q1 के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव कितना होगा? V1 बराबर कितना हो जाएगा, जरा बताइए तो। V1 बराबर कितना हो जाएगा? W बटे में Q2। हम लोग जानते हैं कि जब अनंत से धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि Q1 आवेश जो है ये तो है पहले से निश्चित है, और Q2 आवेश को हम लोग अनंत से लेके आ रहे हैं बिंदु बी तक। तो अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य W है, और ये धन परीक्षण आवेश कितना है? Q2 है। तो W बटे में Q2 इस बिंदु का वैल्यू विभव आ जाएगा। क्या ये था? तो सिंपलाइज है, यहां पे लिख सकते हैं W बराबर कितना हो सकता है? V1 इंटू Q2 लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब कहेंगे Q1 आवेश के कारण, देखिए Q1 आवेश है, Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर वैद्युत विभव, बिंदु बी पर वैद्युत कितना हो जाएगा, जरा बताइए तो। बिंदु बी पर वैद्युत विभव कितना होगा? हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। मतलब जो आवेश होता है उसका और जितनी वहां से दूरी होती है उसके बटे में हो जाता है। ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं W बराबर V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे में, समीकरण नंबर 2। ठीक है। तो कहेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? W बराबर V1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। समीकरण नंबर 3 दिखाई दे रहा है ना? समीकरण नंबर 2 ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 3 इतना हो जाएगा। आगे करेंगे, इसके आगे हो जाएगा। अभी हमने ये कहा है कि अनंत से जब हम किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं तो जितना कार्य किया जाता है वही कार्य हमारा क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो कहेंगे कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। कार्य कितना है? W बराबर U, और ये कितना हो जाएगा? देखिए तो क्या हम लोग U बराबर W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R लिख सकते हैं? बोलिए। तो क्या यहाँ पे U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R ये भी लिखा जा सकता है? बोलिए, कोई डाउट? हाँ, कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। समीकरण नंबर 4
या तो कोई डाउट है तो बताइए, इतना लिख सकते हैं। जो किया गया कार्य है वही तो स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। मतलब जितना हम कार्य करते हैं वो कार्य, किया गया कार्य उन आवेशों के अंदर स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। सिंपल फंडा है। जितना हम कार्य, जैसे मान लीजिए अब फॉर एग्जांपल देखते हैं, आवेश छोड़िए, जैसे ये मार्कर है, हमने इसको पृथ्वी तल से उठाया, उठाकर यहां पे लेके आए, तो जितना लाने में, यहां से यहां तक लाने में जितना कार्य किया गया, जो भी हमने कार्य किया, और अगर जैसे इसको हम छोड़ते हैं, ये जितना इसमें ऊर्जा संचित थी उस ऊर्जा के कारण यह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेगा। और कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर तभी स्थानांतरित होता है जब उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा हो और उस ऊर्जा के कारण कुछ न कुछ कार्य। तो हमने इसको उठाया, यहां से उठाकर यहां पे ले गए, जितनी ऊंचाई पे ले जाएंगे उतनी ज्यादा इसमें स्थिति ऊर्जा संचित हो जाएगी। उसी तरीके से जब जितनी दूरी से, मतलब जहां से हम अनंत आवेश से जितनी दूरी तक हम लेके आएंगे आवेश को, उतना कार्य करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा वही कार्य हमारा क्या किसमें संचित हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा के। ठीक है, तो यू बराबर हो जाएगा 1/4 Q1 Q2 अपॉन R। ये हो गया। मतलब अगर कोई दो आवेश के निकाय है तो उसमें स्थिति ऊर्जा इतनी संचित हो जाएगी। बात समझ आ रही है? कोई डाउट हो तो? यदि यहां पे हम तो दो आवेशों की बात कर रहे हैं, अगर यहीं पे हम दो आवेश ना लेकर के कितने आवेश ले लें, 3 आवेश ले, तब क्या हो जाएगा? 3 आवेश ले तब क्या हो जाएगा? फिर 4 सिस्टम। देखिए इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, सारी चीजें सेम होने वाली है, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए सारी चीजें सेम हो जाएंगी। हम लोग क्या करेंगे, ये फिगर यही होने वाला है। देखिए फिगर को थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। देखिए Q1 Q2, यहाँ पे हमारा ये हो गया ए बिंदु, इसे हमने कह दिया क्या, बी बिंदु। ठीक है, और इसके बीच स्थिति ऊर्जा हमारी हो गई U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। जब हमने इसके बीच की दूरी R, ठीक है, जब हमने इसके बीच की दूरी कितनी ली, स्मॉल r। लेकिन हम मान लेते हैं जिस तरीके से हम लोग वैद्युत आवेश पढ़ते थे, वहां पे वैद्युत आवेश में सदिश निरूपण पढ़ते थे, तो आवेशों के बीच की दूरी हम लोग अगर Q1 से Q2 लेते थे तो क्या लेते थे, R12, ये दूरी हो जाएगी R1। ठीक है, अब देखिए ये तो इनके आवेशों के बीच की दूरी है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक आवेश निकाय है, ये हमारा एक निकाय है, और किसी Q3 आवेश को, कोई Q3 आवेश बहुत दूर रखा गया, ये इनकी पहुंच से बाहर है, मतलब ये क्या है, अनंत पर है। कहां पर है, अनंत पर। अब इसको क्या करते हैं कि हम किसी बल द्वारा, अपने बल द्वारा इसको हम उठाते हैं और उठा करके लाते हैं वैद्युत क्षेत्र, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु सी पर आते हैं। अब यहां पर एक जो आवेश है ये हम Q3 इसको रखते हैं। ठीक है, तो जब Q3 को रखते हैं तो यहां से Q1 से इसकी दूरी, Q1 से इसकी दूरी हो जाएगी R13 और Q2 से हो जाएगी R23। बात समझ आ रही है? देखिए तो अब यहां पर जो है इनके बीच तो एक बल कार्य कर रहा है, इनके बीच एक है, और इतनी स्थिति ऊर्जा है, लेकिन अब जो इसकी स्थिति ऊर्जा होगी इस आवेश के कारण भी इसमें होगी और इस आवेश के कारण भी इसमें होगी। मतलब ये जो कार्य किया जाएगा इसको हम यहां से यहां तक लेके आएंगे तो दोनों आवेशों के विरुद्ध इसमें कार्य किया जाएगा, इन दोनों आवेशों के विरुद्ध इसमें कार्य किया जाएगा। मतलब ये भी इस पे बल लगाएगा और ये भी इस पे बल लगाएगा, तो इसके द्वारा भी कार्य और इसके द्वारा भी कार्य अलग अलग हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो कहेंगे, लिखते हैं इसको, थ्योरी लिखते हैं, कहेंगे माना Q1 कामा Q2 कामा Q3 तीन आवेश निकाय, आवेश एक निकाय के A कामा B कामा C
बिंदु पर स्थित है, ए कामा बी कामा सी बिंदु पर स्थित है तथा Q1 से Q2 की दूरी R12, Q1 से Q3 की दूरी R13 एवं Q2 से Q3 की दूरी R23 है। अतः अब क्या करेंगे? अब इसके कारण इसकी स्थिति ऊर्जा पहला, फिर इसके कारण इसकी और इसके कारण इसकी, मतलब दोनों के कारण हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो कहेंगे अतः निकाय की कुल स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? U बराबर U12 प्लस U13 प्लस U21, चल 23 कैसे U12 बराबर देखिए यह हो जाएगा U12, कितना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? U12 मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 12 पहला और दूसरा आवेश, Q1 और Q2, दूरी क्या हो जाएगी? R12, ठीक है। दूसरा U13 मतलब पहले आवेश का तीसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपन R13, दूसरे आवेश कारक तीसरे को जो कार्य किया जाएगा, मतलब इस आवेश के विरुद्ध Q3 का जो कार्य किया जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसके द्वारा संचित ऊर्जा U23 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपन R23। इसको हम अगर समीकरण 1 माने, इसको 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, इसे 4 मानते हैं, तो कहेंगे समीकरण 2, 3, 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? रखने पर बताइए जरा। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R12, यही हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपन R23। और आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक स्थानों पर, प्रत्येक में जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो हम इसे कॉमन कर सकते हैं। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर ब्रैकेट Q1 Q2 अपन R12 प्लस Q1 बटे में Q3 बटे में R13 प्लस Q2 बटे में Q3 बटे में R23, ये हमारा हो जाएगा 3 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, ठीक है। 3 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, ठीक है। बात समझ आ रही है? कोई डाउट है यहां पर? बताइए, यहां तक कोई डाउट है? 1 दिया होगा निकाल लेंगे, 2 दिया होगा निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर अब के बाद यहाँ पे कोई तीसरा आवेश हो, सपोज मान लीजिए कोई चौथा आवेश हो, तो तब क्या करेंगे? बताइए तब क्या करेंगे? अब ये तो 3 रहने वाले हैं, देखिए सब एक बार समझिएगा, ये तो 3 रहने वाले हैं। कौन? U बराबर U12 प्लस U13 प्लस U23, ये तो 3 रहने वाले हैं। और इसके बाद 3 और हो जाएंगे। कौन? एक ये और एक ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखिए U बराबर
U12 प्लस U13 प्लस U21 ये रहेगा, और प्लस अब जुड़ेगा क्या, Q14 U14 प्लस U24 प्लस U34, मतलब कितने ऊर्जाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने बनी 6। अगर मान लीजिए कि फिर से अगर कोई पांचवा आवेश होता है तो ये तो 6 रहने वाले हैं, इसके बाद 1 2, देखिए ये इसके कारण था, यहाँ पे ये यहाँ पे था, और फिर ये यहाँ पे रहेंगे, तो ये तो 5 रहने वाले हैं, और इसके बाद बनेगा 6 U12 प्लस U13 प्लस U23 प्लस U14 प्लस U24 प्लस U34, ये तो 6 रहने वाले हैं, और प्लस 4 और हो जाएंगे, कौन, U15 प्लस U25 प्लस U35 प्लस U45। तो इस तरीके से अगर 3 आवेश दिए गए हो तो ये 3 हो सकते हैं, 4 आवेश दिए गए हो तो ये 6 हो सकते हैं, 5 आवेश दिए गए हो 9 हो सकते हैं, अगर 6 आवेश दिया गया हो तो 9 6 15 हो जाएगा, 7 आवेश दिए गए हो 22 प्रकार के ऊर्जा हो, मतलब अलग अलग जितने आवेश होंगे उन सभी आवेशों के कारण अलग अलग निकायों की तरह, मतलब जिस तरीके जैसे हमने बना रखा है इसे फिगर, इस तरीके से बहुत जितने आवेश दिए होंगे उस तरीके से 1 बाय 1 हम लोग फिगर ड्रॉ करके मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 ही आवेश 3 ही आवेश कर सकते हैं, ये 4 3 के लिए हो गया, ये 4 के लिए हो गया, 4 आवेशों के लिए, ये 5 आवेशों के लिए हो गया, तो सारी अलग अलग ऊर्जाएं निकाल करके और हम लोग क्या कर देंगे, उसको संयोजित कर देंगे, तो पूरे निकाय का जो ऊर्जा होगी पूरे निकाय की स्थिति ऊर्जा हमें ज्ञात हो जाएगी। बात समझ आ रही है, बोलिए कोई डाउट है, हो गया यहां तक, चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक, ठीक है, आगे चलते हैं अगली टॉपिक, क्या होगी अगली टॉपिक, अगली टॉपिक होगी हमारी वैद्युत द्विध्रुव। जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव को जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है, किसमें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब रोटेट किया जाता हो, घुमाया जाता हो, तो घुमाने में किया गया कार्य, तो हेडिंग लिखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, वर्क डन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक समान वैद्युत क्षेत्र को में वैद्युत द्विध्रुव को, यहां पे लिखना पड़ेगा ना वैद्युत द्विध्रुव, वही तो हम सोच रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेटिंग इन इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी कह सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, या तो यूनिफॉर्म कहिए, यूनिफॉर्म या इक्वल कह दीजिए, बात करिए। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव घुमाने में किया गया कार्य, इंग्लिश लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद मान लेते हैं कि हमारा कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है बताइए, एक समान वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, एक समान वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है आपको, नहीं, एक समान वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा होती है कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में, कहां पर, जब किसी वैद्युत
ऐसा कोई वैद्युत क्षेत्र जहां पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हो, तो ऐसा वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्या ये लाइन है, ये जो लाइन्स है, क्या ये एक समान दूरी पर है? क्या एक ही दिशा में है? हाँ, तो कह सकते हैं ये हमारा जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। हमने पीछे पढ़ रखा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, उसकी भी चर्चा करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उस वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल युग्म आघूर्ण वर्क करता है ताऊ बराबर, वो मान हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लेंगे यहाँ पर आवेश लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक आवेश लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं? कितने आवेश होते हैं? दो आवेश, एक होता है ऋण आवेश, एक होता है धन आवेश। यहां से इसकी बीच की दूरी कितनी ले लेंगे? 2l। और यहां पे इसको कह देंगे कितना झुका हुआ है, कितना कोण झुका हुआ है? थीटा कोण पे झुका हुआ। और यहां पे हम कह देंगे कि यहां पर हमारा आवेश क्या होगा? धन आवेश ले लेंगे बस, क्यों? और यहां पर हम आवेश ले लेंगे कितना? और इस आवेश पर लगने वाला जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हमारा है वेक्टर P। ठीक है, और यहां पर इस आवेश पर लगने वाला जो बल है वेक्टर F बराबर Q इंटू E होगा, और इस आवेश पर लगने वाला बल वेक्टर F बराबर Q इंटू P। देखिए, जो धनावेश होता है, धनावेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, और ऋणावेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। आप देख पा रहे हो। तो मान लेते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर P, इसे थीटा कोण पर रखा गया है, तो इससे बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा। कितना बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा भाई? बताइए, कितना कार्य करता है? ताऊ बराबर हमने पढ़ा है वहां पे कितना? PE sin थीटा, और तुम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इसकी रचना लिखते हैं किस तरीके से। क्या ये माना एक समान वैद्युत द्विध्रुव, एक समान वैद्युत द्विध्रुव, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव नहीं, वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में एक वैद्युत द्विध्रुव, इसको A कह लीजिए, इसे हम लोग B कह लेंगे। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव AB थीटा कोण पर रखा गया है, जिनके आवेश क्रमशः प्लस Q एवं माइनस Q एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे, तथा आवेशों पर वैद्युत बल वेक्टर F बराबर QE वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा एवं आवेशों पर एवं विपरीत दिशा में कार्यरत पश्चिम आ रही है, क्षेत्र की दिशा में कार्यरत है। और वैद्युत द्विध्रुव कितना कोण बना है? वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत द्विध्रुव के बीच बड़ा कोण कितना इसका है? थीटा है। तो कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव
ए बी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई से थीटा कोण, हमने तो पहले रख दिया, सॉरी हमने पहले रख दिया, पहले बोल दिया, ठीक है। थीटा कोण पर दोबारा बोलने की जरूरत है, थीटा कोण पर ये रखा गया, ठीक है। इतना हो गया। आगे हम लोग कहेंगे, सॉरी यार यहाँ तो अलग रहना चाहिए ना, अलग रहना चाहिए, ठीक है। तो कहेंगे देखिए, हम एक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल इतना हो और दूसरे आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल इतना हो, लेकिन अगर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में मतलब ये पूरे निकाय को घुमाने में किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। तो इस पूरे निकाय पर जो प्रत्यानयन बल होगा वो कितना होगा, ये हम जानते हैं। तो कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव पूरा लिखा उड़ जा रहा है क्या, वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल, ठीक है। प्रत्यानयन बल कितना हो जाएगा, वही 4Q, कितना हो जाएगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको मिटा लेंगे, टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में डी सूक्ष्म को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य DW हो। तो देखिए ये बात की जा रही रोटेशनल मोशन की, न कि लीनियर मोशन की। देखिए गति की बात नहीं की जा रही है, ये घूर्णन गति की बात की जा रही है। और जब कोई वस्तु रोटेट करती है, घड़ी की सुई रोटेट करती है ना, जब रोटेशन होता है तो वहां पे जो विस्थापन लिया जाता है वो रेखीय विस्थापन में हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, लेकिन कोणीय विस्थापन जब होता है तो वहां पे कोण की बात की जाती है। समझ लिया कि अगर इसे घुमाने में डी थीटा घुमाते हैं तो डी थीटा घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा, DW। मतलब अगर छोटा सा कोण अगर घुमाए, छोटा सा रोटेशन अगर ले, इसका जो रोटेशन हो अगर सूक्ष्म रोटेशन हो तो उसको करने में कितना कार्य होगा, DW होगा। तो हम लोग जानते देखें जिस तरीके से रेखीय की बात करें, रेखीय गति में तो कार्य बराबर होता है कितना, बल गुणे विस्थापन होता है। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की तो यहां पे होता है कार्य बराबर टार्क्यू, बल आघूर्ण या प्रत्यानयन बल जिसे कहते हैं, गुणे कोणीय विस्थापन ये होता है। तो यहां पर हमने लिखे कार्य बराबर DW बराबर प्रत्यानयन बल गुणे कोण, ऐसे लिखे कोणीय विस्थापन डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली लिखना उचित नहीं है ना, आप इससे समझ पाओगे। प्रत्यानयन बल कितना हमारा, टाउ बराबर, पहले इसे लिखिए टाउ इंटू कितना हो जाएगा, डी थीटा, ठीक है। तो टाउ का मान कितना है, PE साइन थीटा, यानी PE साइन थीटा इंटू डी थीटा।
बात समझ रही हो? पी ई साइन थीटा, ये हमारा हो गया क्या कोड, ठीक है। तो यदि मान लीजिए ये तो हमारा एक कोड हो गया, इसको हम समीकरण नंबर क्या मानते हैं? हमने एक कार्य दिया जब हमने वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा मतलब सूक्ष्म कोण पर घुमाया तो इतना कार्य किया गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको यहां से, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, जैसे मान लीजिए ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव इधर लेते हैं, ये कितना कोण बना है यहां से थीटा, और इसको मान लेते हैं कि यहां पर ये जो कोण है ये 30 अंश है, और इसको हम घुमा करके कितना कर दें, कितना कर दें 120 अंश कर दें। तो थीटा 1 का मान कितना हो गया 30, और थीटा 2 का मान कितना हो गया 120। तो थीटा 1 से हमने घुमाया इसको कहां तक, थीटा 2, तो यहां से यहां तक घुमाने में पूरा कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो प्रारंभिक कोण कितना था 30 अंश, अंतिम कोण कितना था 120 अंश। तो थीटा 1 से हमने कहां तक घुमाया थीटा 2, तो कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, कितना हो जाएगा कुल कार्य। जब टोटल वर्क की बात करते हैं तो टोटल वर्क किससे रिप्रेजेंट करते हैं W से, टोटल वर्क किससे रिप्रेजेंट करेंगे कुल कार्य को W से, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, कुल कार्य को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे W से। तो कहेंगे इंटीग्रेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन थीटा 1 से कितना थीटा 2 dW बराबर थीटा 1 से थीटा 2 PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। कुल कार्य हो जाएगा ये W हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान बदलेगा, क्या वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है P बराबर 2 क्यूजन होता है। तो क्या इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बदलेगी, नहीं बदलेगी। क्या आवेश का मान बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलेगी, नहीं बदलेगी। तो हमने बताया है आपको कि जब कभी भी हम अवकलन करें या समाकलन करें, तो जब अवकलन या समाकलन कुछ भी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अवकलन या समाकलन उन्हीं राशियों का किया जाता है जिन राशियों की, जो राशियां अचर होती हैं, मतलब जिन राशियों का मान बदलता रहता है, और फिर उन राशियों का अवकलन या समाकलन नहीं किया जाता है जो राशियां कांस्टेंट होती हैं, अचर होती हैं, जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है। तो यहां पर P और E इन दोनों का मान अपरिवर्तित है, इसे हम लोग लेंगे बाहर, और यहां पर समाकलन होगा थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। बोलिए बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है यहां पर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी साइन थीटा, अब हम लोग करेंगे क्या, समाकलन करेंगे किसका साइन थीटा। एक बात आपको पता होना चाहिए, समाकलन आपको याद होना चाहिए, समाकलन और अवकलन फिजिक्स पढ़ने के लिए समाकलन और अवकलन की बहुत बड़ी भूमिका है। साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, कितना होता है माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू डी थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर दिया गया है साइन थीटा, मतलब इसका जो समाकलन होगा ये होगा PE माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा। लिमिट कितना होगी थीटा 1 से थीटा 2, लिमिट हो जाएगी हमारी थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। तो कहेंगे W बराबर PE, माइनस को बाहर ले लीजिए, ठीक है, माइनस को हम लोग लेते हैं बाहर, ये यही रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, ये तो यही लो बाहर, इसमें भी कोई दिक्कत है। यहाँ पर हो जाएगा कितना
कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। तो पहले हम लोग जानते हैं, पहले लिखते हैं अपर लिमिट, उसके बाद लिखते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, तो कहेंगे W बराबर पी ई कॉस थीटा 1 सॉरी थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। माइनस का एंट्री करा देंगे, W बराबर हो जाएगा पी ई, देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हमारा हो जाएगा कार्य। यदि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण पे घुमाएंगे, मतलब अगर इसको थीटा 1 माने और इसको घुमा करके कर दे इस जगह पे ऐसे, तो इसका कोण ले लेंगे कितना, यहां से ये कोण हो जाएगा थीटा 2। तो यहां से यहां तक घुमाने में, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक घुमाने में जो कोण होगा थीटा 1 से थीटा 2, ये हो जाएगा इतना। तो इसके द्वारा किया गया कार्य हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिखते हैं स्पेशल केसेस, विशेष स्थिति। 2 पॉइंट लिखेंगे, 1-2 पॉइंट बस हो जाएगा। ठीक है, विशेष स्थिति लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, यदि थीटा 1 बराबर 0 हो तथा थीटा 2 बराबर थीटा, मतलब कि यदि ये जो वैद्युत द्विध्रुव हो यह वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया, वैद्युत क्षेत्र में क्या हो, समांतर हो, और उसको थीटा कोण पर घुमाए, तब क्या होगा, तो कहेंगे तब W बराबर पी ई 1 सॉरी कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, और सिंस जानते हैं कॉस 0 का मान होता है 1, तो लिख सकते हैं W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। बाकी में इतना हो जाएगा हमारा कार्य। यदि 0 अंश पर हो, जैसे वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया हो और उसके बाद किसी कोण पर घुमाया जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य हमारा इतना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसकी विशेष स्थिति देख लेते हैं, विशेष केस देख लेते हैं। 3 केसेस देखेंगे, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति क्या होगी विशेष स्थिति, कहेंगे यदि पहले केस होते, यदि थीटा बराबर 0 हो, अगर थीटा का मान कितना हो 0 अंश, तो W बराबर कितना हो जाएगा पी ई 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, W बराबर हो जाएगा पी ई 1 माइनस 1, कार्य हो जाएगा कितना। ठीक है, दूसरी स्थिति कहेंगे यदि थीटा बराबर कितना हो, थीटा बराबर 90 हो, तो W बराबर कितना हो जाएगा भाई पी ई 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0, तो कितना हो जाएगा W बराबर पी ई 1 माइनस 0, ये हो जाएगा पी ई। ठीक है, अच्छा तीसरी स्थिति देख लेते हैं, कहेंगे यदि थीटा बराबर 180 अंश, कितना हो 180 डिग्री, कहेंगे तब W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस 180, और कहते हैं कॉस 180 का मान कितना होता है, यहाँ पे लिखते हैं कॉस 180 का मान -1 होता है, लिख लेंगे W बराबर पी ई 1 माइनस -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, W बराबर लिख सकते हैं कितना 2 पी ई
नेक्स्ट, तो जो अधिकतम कार्य होगा, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को 180 डिग्री पर अगर घुमाते हैं, 180 डिग्री पर घुमाते हैं, तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा 2pe। अगर 90 डिग्री पे घुमाते हैं तो ये हो जाएगा pe, और अगर 0 अंश पे घुमाते हैं, मतलब घुमाते ही नहीं, 0 अंश का मतलब क्या, वैसे जैसे है वैसे हमने छोड़ दिया, तो क्या हमने कोई कार्य किया, नहीं किया, तो कुल कार्य हो जाएगा 0। ये 3 विशेष स्थितियां थी जिनको हमने मोड बाई मोड डिस्कस किया। बात समझ आ रही है? इसकी स्थिति को देखिए, जो हमारा धनावेश इस दिशा में था, उस धनावेश को हमने क्या कर दिया, विपरीत दिशा में कर, है ना, पूरा टर्नओवर कर दिया हमने। जो ये ऊपर था अब ये नीचे हो गया, जो नीचे था वो ऊपर। ये 180 डिग्री का ये मतलब हमने आवेशों को परिवर्तित कर दिया, ऋणावेश को यहाँ पर, धनावेश को यहाँ, ऐसे रोटेट कर दिया इस बिंदु से। ठीक आ जा रहा है ना, बात समझ आ रही है? अगली पॉइंट हम लोग देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति होगी। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, अभी हमने पढ़ा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। अब जितना कार्य होगा, जितना कार्य किया जाएगा, और वही कार्य हमारी क्या कहलाएगी, स्थिति ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी। अभी तो हमने बताया स्थिति ऊर्जा में क्या देखा कि जब किसी एक आवेश को दूसरे आवेश तक, दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो लाने में जितना किया जाता है कार्य, वही कार्य जो होता है उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, इसी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, ठीक है, की स्थिति ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, स्थिति ऊर्जा उसको देखते हैं। बस दिखाई दे रहा है ना, रिकॉर्डिंग सही हो पा रही है, सही हो पा रही है, कोई दिक्कत नहीं, साउंड चल रहा है, ठीक, ओके। ध्यान दें, देखिए इसको लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव, कोई वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा जो होगी उस कार्य के बराबर होती है जो वैद्युत द्विध्रुव को मतलब कि घुमाने में, मतलब अत्यंत जो सूक्ष्म दूरी होती है उसको टर्न करने में जितना कार्य किया जाता है वो इसकी क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अभी जस्ट हमने पढ़ा जो, ठीक है, तो कहेंगे शुरू लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अनंत से, अनंत से, अनंत से, अभी हमने कहा ना अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य किया जाएगा उसके बराबर हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा, ऐसे लिखिए, स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है, जो अनंत से वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र में
जो अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में की जाती है। अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य है। ठीक है, इतना है जो किया गया कार्य होता है या किए गए कार्य करना पड़ता है। अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य है या कार्य करना पड़ता है। कोई भी लिख सकते हैं, मतलब कि सेंटेंस सही होना चाहिए बस। तो सेंटेंस जो हम लिख रहे हैं वो सेंटेंस सही होना चाहिए। जैसे मैं लिखा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य करना पड़ता है। तो जितना कार्य करना पड़ता है वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र को लाने में, वही कार्य हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। बात समझ आ रही है? तो अगर हम लोग कहें कि कोई वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ऊपर ऐसे कर ले, कोई वैद्युत क्षेत्र हो, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर कोई वैद्युत जो आवेश हो प्लस क्यू इससे ले लेते हैं। इसको क्या ले लें? इसको माइनस क्यू लेते हैं, सॉरी, इसको प्लस क्यू लेते हैं। इस पे लगने वाला वैद्युत बल इधर की तरफ होगा, इस पे लगने वाला वैद्युत बल इधर की तरफ होगा। ठीक है, ये हो जाएगा F बराबर QE, और ये हो जाएगा क्या? F बराबर QE। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितनी होगी? 2L हो गई। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र। कौन सा वैद्युत क्षेत्र हो गया? वेक्टर। और हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव लिया, एक ऋणावेश, ये ऋणावेश लिया, ये हमने धनावेश लिया, और एक वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से कहां पे लेके आए? वैद्युत द्विध्रुव में, और इसको लाने में जितना कार्य किया गया वही कार्य हमारा क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, है ना। अभी तो हमने कहा है कि जब किसी आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उसको लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, या निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, जो भी कह सकते हैं आप कह सकते हैं। ठीक है, आवेश कहे तो आवेश। यहाँ पे भी अगर आवेश की बात करें, देखिए दो आवेश है कि नहीं है? एक ये आवेश हो गया, एक ये आवेश हो गया। तो इन दोनों आवेशों को अगर अलग अलग लेके आए तब भी वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ही निर्माण करते हैं। ठीक है, समान तथा विपरीत आवेश। तो जब हम अनंत से वैद्युत द्विध्रुव में लेके आते, वैद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य उस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, या वैद्युत द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। सारी चीजें सेम होने वाली है ना, डाउट आपको नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर के कि ये अलग अलग चीजें, ये सारी चीजें सेम है। बात समझ में आ रही है मेरी? मैं क्या कह रहा हूं, बोलिए। गर्मी बड़ी ज्यादा हो रही है, कहेंगे माना इसको, ये तो हमारी थ्योरी हो गई स्थितिज ऊर्जा की। अब इसको लिखेंगे, कहेंगे माना ए भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ए भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिस पर माइनस, इसको ए बी लिख लेते हैं, ये हम ए बी लिखते हैं, माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेश स्थित है जिसके मध्य की दूरी अल्प दूरी कितनी है? 2L।
कितनी दूरी है? अल्प दूरी 2l है। कहेंगे अनंत से अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को लाने में, अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को लाने में किया गया कार्य। देखिए एक बात समझनी जरूरी है, यहाँ पर कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे तो देखिए अगर हम इधर से लेके आते हैं तो ये हमारा जो आवेश होगा इसकी अपेक्षा इस आवेश पर 2l दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी। तो इसकी अपेक्षा इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो इसकी अपेक्षा ज्यादा होगा। कितना? 2l दूरी ज्यादा विस्थापित हो रहा है, तो इस पे जो कार्य होगा 2l ज्यादा होगा और इस पे कार्य होगा 2l कम होगा। ठीक है, बात आ रही है? तो किया गया कार्य माइनस, अगर हम इसको लेते हैं माइनस Q1 को, माइनस Q1 आवेश के कारण माइनस प्लस Q2 Q आवेश पर 2l दूरी के लिए अधिक होगा। अच्छा एक बात और देख लीजिए, देखिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र हमारा ये है, वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा है, ये सॉरी वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा है, हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, देखिए ये हमारा प्लस Q आवेश है, ये हमारा माइनस Q आवेश है। तो वैद्युत रेखा प्लस से कहा जाती है माइनस Q। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस Q होती है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव की दिशा वैद्युत बल रेखाओं की दिशा के विपरीत होती है। क्या? वैद्युत द्विध्रुव की दिशा P, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा वैद्युत बल रेखाओं की दिशा के विपरीत होती है। तो यहाँ पे वैद्युत बल रेखा जो है वो प्लस से माइनस की तरफ इधर होगी, तो यहाँ पर ये इसकी दिशा क्या होगी? माइनस से प्लस क्यों होगी? कहेंगे वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E एवं वैद्युत द्विध्रुव P वेक्टर P दोनों समान दिशा में है। किस दिशा में? समान दिशा में। बात समझ आ रही है? समान दिशा में दिखाई दे रहा है आपको? बताइए। दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा Q1 आवेश है, सॉरी माइनस Q आवेश है, ए आवेश, ए बिंदु आवेश, ये बी बिंदु आवेश। तो अगर मान लीजिए कि इसको हम इधर से लेके आते हैं, इस दिशा से लेके आते हैं, तो इसके द्वारा किया गया कार्य अत्यधिक होगा 2l, और अगर हम इधर से लेके आते हैं तो इसके द्वारा किया गया कार्य अत्यधिक होगा। दोनों दिशाओं में कार्य हमारा क्या होगा? एक आवेश पर ज्यादा कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें इस आवेश पर, तो कहेंगे माइनस Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा? वैद्युत बल देखिए ऋणावेशित है, वेक्टर यह बराबर हो जाएगा कितना? माइनस Q E, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अगर हम इसको इस दिशा से लेके आए, माइनस Q को अगर इस दिशा से लेके आए तो इसको द्वारा किया गया क्या कितना होगा? 2l। तो कहेंगे माइनस Q आवेश पर 2l दूरी तय करने में
तय करने के लिए किया गया कार्य। कितना हो जाएगा? यह तभी कार्य होगा। W1 बराबर दो प्रकार के कार्य किए जाएंगे। अभी हमने कहा ना रोटेशन के लिए, अभी उसको बता रहे हैं अभी आपको। W बराबर कितना हो जाएगा? F इंटू कितना हो जाएगा? 2L दूरी तय की जा रही है और F का मान कितना है? माइनस QE इंटू 2L। ठीक है, तो W बराबर हो जाएगा W1 बराबर 2QL इंटू वेक्टर P। और यहाँ पे जानते हैं इसमें P बराबर होता है 2QL। W1 बराबर हम लिख सकते हैं माइनस PE। ठीक है, W बराबर कितना हो जाएगा? PE। बात सुन आ रही है? समीकरण नंबर ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत वैद्युत द्विध्रुव पर कुल कार्य। कितना हो जाएगा? W बराबर, सॉरी यार कुछ मिस्टेक हो रहा है, यहां से इतना हो गया। ठीक है, ये W1 हो गया। अभी हमें W2 निकालना है ना, W2 निकालना है तो कुल कार्य लिख रहे हैं। कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। कितना हो जाएगा? W बराबर PE, अभी हमने पीछे पढ़ा है जस्ट, PE W2 बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा किया गया कुल कार्य बराबर W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2। W1 का मान कितना है? माइनस PE प्लस PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, W बराबर हो जाएगा कितना? माइनस PE, इससे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा PE माइनस PE साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। PE से PE क्या हो जाएगा? पड़ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, ये क्या है? माइनस है। तो लिख सकते हैं नीचे W बराबर माइनस PE साइन थीटा। और अभी हमने कहा कि W जो किया गया कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? बराबर होता है। तो W बराबर लिख सकते हैं माइनस PE कॉस थीटा। ये हो जाएगा PE कॉस थीटा। ठीक है, इतना कार्य किया जाएगा, इतनी स्थितिज ऊर्जा होगी वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र। इसकी भी 3 स्थितियां हम लोग हो सकते हैं। कितनी स्थितियां? 3। इसकी भी 3 स्थितियां डिस्कस की जा सकती है। कहेंगे इसकी भी 3 स्थिति डिस्कस की जाएगी। ठीक है, 3 स्थिति। पहला देखेंगे विशेष स्थिति। कहेंगे यदि
एलिकेट केस में थीटा बराबर कितना हो 0। एक थीटा बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, कार्य कितना होगा, शून्य हो जाएगा, होगा शून्य होगा ना। बोलिए cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, शून्य, 1 होता है। यही तो दिक्कत है, माइनस क्या हो जाएगा PE। ठीक है, अच्छा दूसरा देखते हैं, दूसरे पॉइंट, यदि यहाँ पे थीटा का मान अगर 0 है तो u बराबर माइनस पी कॉस 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान हो गया 1, यहाँ पे लिख सकते हैं u बराबर माइनस पी, तो cos 0 का मान तो 1 होगा, और किसी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं तो उसका मान वही मिल जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे दूसरी केस में यदि थीटा बराबर कितना हो 90 हो तो u बराबर हो जाएगा माइनस पीई कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 का मान 0, तो u बराबर कह सकते हैं। तो मतलब यदि थीटा कोण जो हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत क्षेत्र अगर एक दूसरे के लंबवत हो तो वैद्युत द्विध्रुव द्वारा जो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी वो पूर्णतः शून्य होगी। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम कब होगी, यदि थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री हो, तब क्या हो जाएगा, u बराबर माइनस पीई कॉस 180। अब कॉस 180 का मान होता है -1। ठीक है, तो u मैक्स इज इक्वल टू हो जाता है माइनस पीई इंटू -1, u मैक्स हो जाता है कितना, पीई हो जाता है। ये मिलती है मैक्सिमम स्थितीय ऊर्जा किसके, वैद्युत द्विध्रुव की। मतलब यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में 180 डिग्री पर घुमाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है, और यदि 90 डिग्री पर घुमाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, और यदि 0 इसमें रखा जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है, न कि धनात्मक होती है। ठीक है, अभी हमने कार्य पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, उसमें भी हमने देखा कि जब 0 इस पर था कार्य हमारा 0 था, जब 90 डिग्री पे था तो कुछ हमने कार्य किया, जब हमारा 180 डिग्री पर जब हमने उसको घुमाया तो वहां पर किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया जो अधिकतम कार्य था वो 2PE आया था, मतलब u बराबर 2PE आया था w का मान था। बात समझ में आ रही है मेरी? तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, वैद्युत द्विध्रुव की जो प्रॉपर्टी है वो समझ में आ रही होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा समझ में आ रही होगी कि मतलब किस तरीके से 1 बाई 1 चीजें ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? चलिए आगे देखें, अगर अगली टॉपिक हमारी होगी वैद्युत द्विध्रुव का कण संतुलन। वैद्युत अगर कोई वैद्युत आवेश हो, विद्युत आवेश हो और उसका कण संतुलन की बात करें, इक्विलिब्रियम स्टेट एक लाइन का है, बस एक लाइन का है, बस इसे फिनिश करते हैं, ये टॉपिक फिनिश होती है, बस एक लाइन का है, बस है ना। इसे शब्दों से ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन, इस टॉपिक ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, और यहां सवाल आपको बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा ऋणावेश हो और यहाँ पर हमारा धनावेश हो, इस तरीके से आरोपित है, और कोई आवेश क्यों यहाँ पर स्थित हो। ठीक है, तो क्यों आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वैद्युत बल की दिशा विदित हो। समझिए, जो धनावेश होता है इस पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये है वेक्टर ई, तो इस पर लगेगा इसी दिशा में बल कितना, यह बराबर Q इंटू E। तो अगर ये वैद्युत क्षेत्र अगर इस मतलब कि हवा में हो और किसी कोई आवेश हवा में रखा गया हो तो इस पे क्योंकि ग्रेविटी भी वर्क करेगी पृथ्वी तल पे,
भी बल लगेगा F बराबर m इंटू जी। और ये दोनों बल अगर आपस में बराबर है, ये वैद्युत बल और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, जो ग्रेविटी है, अगर ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर हो तो यह जो पार्टिकल होगा यह हवा में संतुलित रह सकता है, मतलब कि आसानी से टिका रह सकता है। इसमें सवाल आते हैं बहुत सारे कि अगर कोई एक कण हो जो हवा में संतुलित है, इतने वैद्युत क्षेत्र का हो, इतने वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, या उस कण का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, या उसके घनत्व ज्ञात कीजिए। बहुत सारे सवाल इस पर बनते हैं। 1 by 1 जब हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, उससे अंकित प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से होता है। तो जब संतुलन की अवस्था होती है तो कहेंगे वैद्युत क्षेत्र, ऐसे लिखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलित आवेश के लिए F बराबर mg तथा F बराबर QE दोनों बराबर एवं विपरीत होना चाहिए। यहां पर विपरीत ही है तो कह सकते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर जाएगा, mg बराबर QE हो जाएगा, और ये E को इधर भेज देंगे तो वेक्टर Q बराबर हमारा हो जाएगा mg बटे में कितना, वेक्टर समीकरण नंबर 1। और सिंस हम लोगों ने पढ़ा है वेक्टर E बराबर कितना पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध जानते हैं, तभी लिख सकते हैं Q बराबर कितना, mg बट्टे में कितना, V बट्टे में D, और D चला जाएगा ऊपर, दूसरा समीकरण हमारा ये बन जाएगा। ये विभव है, याद रहे। और एक चीज हम लोग और जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। घनत्व को अगर हम लोग डी से लिखें, रो से लिखें, द्रव्यमान को हम लोग m से लिखें, और आयतन हम लोग v से लिखें, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अगर हम इसको इधर भेज दें तो स्मॉल m का मान हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रूट हो जाएगा। तो क्या यहां पे लिख सकते हैं हम लोग q का मान 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इंटू डी बटे में देख सकते हैं। ये इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, याद रखिए। इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला कोई है तो ये, ठीक है। इस पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब हम वीडियो प्रिपेयर कर ले रहे हैं पूरी, तो उसके बाद हम लोग 1 by 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। यहाँ पे IIT नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस आवेश की व्याख्या की जाती है कि आवेश कितना होगा, या यहाँ से पूछ जाएगा डिस्टेंस कितना होगा, है ना, इन पट्टियों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये इसके बीच की दूरी कितनी होती है, स्मॉल d होती है, इसके बीच का विभव कितना होता है v होता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को 1 by 1 डिस्कस किया जाता है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, पूरी टॉपिक समझ में आ रही होगी, किस तरीके से 1 by 1 टॉपिक को सीखा जा रहा है। और यदि आप मेरी 1 by 1 जो भी वीडियो है अगर लाइन बाय लाइन से देखते हैं तो मैं इस बात की 100% पुष्टि करता हूं कि आप सारी चीजें 1 by 1 सीख पा रहे हैं, आपको कुछ सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इन शब्दों के साथ ये टॉपिक होती है खत्म। अगली टॉपिक में हम लोग अलग बात करेंगे, या तो आवेश धारिता देखेंगे, या तो प्रकाश की बात करेंगे, वो आगे प्रिपेयर होगा, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।